हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस चैनल। मैं ओम प्रकाश। आज मैं आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण इशू न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया हूँ। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका मसौदा क्या है, इसमें क्या खास बातें हैं, इन बातों की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं करूँगा। चूँकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से जुड़े कोई ना कोई सवाल आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो मैं आता हूँ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से देश में ह्यूमन डेवलपमेंट की दिशा में पहल किया गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट का एक जो महत्वपूर्ण आस्पेक्ट होता है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के विकास के लिए सरकार के द्वारा सबसे पहले 1968 में, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उस शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया और समय समय पर इसमें बदलाव हुआ। बाद में फिर जो है 1986 में एक बार फिर दूसरी शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया। तो समय में चेंजेस के साथ साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया गया। तो अब तक जो हमारे देश में शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि 10+2 के मॉडल पर आधारित थी। लेकिन हाल के दिनों में जो चेंजेज आ रहा है और जिस तरह से वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, हमारा देश जो है आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया, ताकि हमारा देश शिक्षा के मामले में हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं वो न केवल परिपूर्ण हो सके बल्कि आत्मनिर्भर हो सके। यानी रोजगार परक शिक्षा इस शिक्षा नीति का मेन टारगेट है कि कैसे जो है स्टूडेंट्स को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। केवल सैद्धांतिक शिक्षा जैसा कि पहले से चला आ रहा था उस शिक्षा नीति में बदलाव करके अब रोजगार परक शिक्षा नीति को अपनाने की बात हुई है, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हो सकें। तो इस शिक्षा नीति को इसी उद्देश्य से लागू किया गया है और इस शिक्षा नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गई। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल आएगा, जो पूछा जाएगा कि जब ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसका डेट पूछा जाएगा कि कब यह जो है इसको लागू किया गया। 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई, लागू नहीं किया गया, इसका घोषणा किया गया। ये खास बात है कि नई एजुकेशन नीति की घोषणा कब की गई, तो 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई। किसने इसकी घोषणा की? तो मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, यह नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक है वही मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और अभी खास बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो है, ये जो मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम भी बदल करके इस नई नीति में अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अब शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। तो इस डेट को हमें याद रखना है कि 29 जुलाई 2020। तो इस तिथि को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री अब तक इनका नाम था, लेकिन अब ये मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, जैसा कि राज्यों में देखा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की पहली, तो यहाँ पर मैंने पहले भी मेंशन किया कि भारत की जो पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई। उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी और कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग के गठन हुआ और उसकी सिफारिश के बाद जो है उसी की सिफारिश का रूप 1968 में देश में पहली बार जो है शिक्षा नीति को लागू किया गया, जबकि दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई। ये 1986 में लागू की गई। यही शिक्षा नीति अब तक हमारे देश में चल रही थी और इसी शिक्षा नीति के अनुरूप जो है हमारे देश में शिक्षा का क्रियाकलाप चला रहा था। तो ये शिक्षा नीति 10+2 के पैटर्न पर आधारित थी। 10+2 जो हमारा 10 क्लास जो है स्कूल लेवल का होता है और +2 यानी कि कॉलेज लेवल का 10+2, और बाद में जो है यूनिवर्सिटी लेवल का 3 स्टेज का जो एजुकेशन होता है, यानी 10+2+3 का ये स्ट्रक्चर था, पुराना पद्धति, यानी अप टू यूनिवर्सिटी तक का पढ़ाई होती थी। लेकिन अब जो है इसमें बदलाव हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट समिति का गठन किया गया, जिसने इस नीति का मसौदा तैयार किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस कमेटी ने, जैसे इसका जो जब भी कोई भी
कोई भी जब निर्णय लिए जाते हैं, कोई भी रूल बनता है, कानून बनता है, तो उसके लिए एक कोई ना कोई कमेटी का गठन किया जाता है। वो कमेटी जो है उसका मसौदा तैयार करती है, यानी उसका एक ड्राफ्ट तैयार करती है कि एजुकेशन, ये जैसे एजुकेशन पॉलिसी आया तो एजुकेशन पॉलिसी का स्वरूप क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका क्या ढांचा होगा। तो इस सारी बातों को लेकर के एक प्रारूप तैयार किया जाता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो जब कुछ भी बनता है, जैसे हमारा संविधान बना तो उसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसी तरह से कोई एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, बड़े कदम उठाए जाते हैं, बड़े कानून बनते हैं, तो एक ड्राफ्ट तैयार होता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन के जो हुआ था, तो इसके जो चेयरमैन थे, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन। तो इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था, और उसी कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यानी कि इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कि एक प्रारूप तैयार किया, और इसको आज ये लागू किया गया है। जिस स्ट्रक्चर को लागू किया गया वो प्रारूप जो है, प्रारूप समिति ने उसका रिकमेंडेशन दिया था, जिसके चेयरमैन जो है के कस्तूरीरंगन थे। इसरो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, जहाँ पर कि अंतरिक्ष संबंधी तमाम जो है शोध के कार्य होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य होते हैं। तो वहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे के कस्तूरीरंगन, तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी का गठन के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में हुआ, वो के कस्तूरीरंगन जो है पहले किस विभाग में थे, किस मंत्रालय में थे? तो के कस्तूरीरंगन पहले इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, बाद में उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का मसौदा तैयार करने के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है ये नई शिक्षा नीति जो है उसका एक प्रारूप तैयार हुआ है, और अब वो अमल में आने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब ये जो पहले से जो चले आ रहा है, पहले से हमारा जो शिक्षा मंत्रालय, उसका नाम एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे। हमारे केंद्र में, हमारे देश में कोई शिक्षा मंत्रालय नहीं हुआ करता था केंद्र में, तो शिक्षा मंत्रालय का कोई दूसरे रूप से हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप से जानते थे। जैसे हमारे राज्यों में शिक्षा मंत्रालय है, लेकिन केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, वही एजुकेशन विभाग को देखता था। तो अब वो जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया, अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस क्वेश्चन को ऐसे घुमाया जा सकता है कि देश के किस केंद्रीय मंत्रालय का नाम जो हाल में बदल दिया गया है, या शिक्षा मंत्रालय का पूर्व का नाम क्या था, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण क्या किया गया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस नई शिक्षा नीति पर शिक्षा पर जीडीपी के कुल खर्च को वर्तमान के 4.43 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि चूँकि सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है लोगों को रोजगार परक शिक्षा देना, लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, और ताकि जब लोग आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो हम इस तरह से, जिस तरह से वैश्विक परिवर्तन आ रहा है और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट पूरे वर्ल्ड ओवर बनते जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि हर लोग जो है एक उद्यम की ओर आगे बढ़े, हर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़े। तो सरकार का उद्देश्य है कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो कि सैद्धांतिक, जो कि परंपरा से चला आ रहा था, उस शिक्षा से हट करके लोग को तकनीकी शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना है। तो इस नई शिक्षा नीति में इस तरह के खास बदलाव देखे जा रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा के लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार ने शिक्षा के महत्व को चूँकि पहली बार जो है बहुत अहमियत दी है, इसलिए शिक्षा पर जो अब तक जो खर्च हमारा हो रहा था जीडीपी का, टोटल जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका कुल खर्च का वर्तमान में अब तक जैसे 4.43% था, तो 4.43% जो है जीडीपी का जो टोटल खर्च एजुकेशन पर होता था, वो बढ़ करके अब 6% करने का निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो 6% है कि बहुत ज़्यादा, यानी 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा जो चेंज है, तो इससे ही जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, यानी गवर्नमेंट शिक्षा को कितना महत्व दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सवाल पूछा जाता है कि जीडीपी का कितना जो है परसेंट अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, तो ये 6%, 8%, 9%, 7%, तो हमारा ऑप्शन होगा 6%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट आते हैं, इस नई शिक्षा नीति में वर्तमान में जारी शिक्षा के 10+2 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब तक का जो एजुकेशन पॉलिसी था, जो इसके पहले जो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था, जिसे राजीव गांधी की सरकार ने जो
1986 में लागू किया था, तो वो 10+2 और बाद में यूनिवर्सिटी का जो है अगर एक कोर्स को मान लेते थे तो 10+2+3 के मॉडल पर आधारित था। तो अब तक वो जो स्कूली शिक्षा है तो 10+2 के मॉडल पर चला आ रहा था, यानी मैट्रिक प्लस इंटर। तो ये 10+2 के स्थान पर अब 5+3+3+4 के मॉडल को अपनाया गया है। ये 5+3+3+4 का यानी कि शुरुआती जो शिक्षा है वो 5 साल की होगी, फिर 3 फिर 4 मॉडल को लागू किया जाएगा। तो यहाँ जो है आगे हम देखेंगे कि किस तरह से एक फाउंडेशन स्टेज है। अब बच्चों के लिए स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। तो ये जो 5 साल जो है 5+3+3+4, ये 5 साल का जो पहला है वो फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। ये फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। तब बच्चों के लिए स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को, स्कूली शिक्षा में बच्चा जब जा रहा है तो प्री नर्सरी का जो पढ़ाई है वो 3 साल का होगा, और क्लास 1 और क्लास 2 का 1 ईयर यानी कि उधर 2 साल का, और प्री नर्सरी 3 साल का होगा। ये दोनों तो 3 और +2 को मिला करके 5 वर्ष का जो है ये हमारा एक फाउंडेशन स्टेज होगा। बच्चों के एजुकेशन का एक फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, यानी प्री नर्सरी 3 साल का होगा और क्लास 1 और क्लास 2 को समझ करके हम 5 साल का एक फाउंडेशन स्टेज को हम शुरू किया गया है। ये इसमें एक और बात है, अब छठे कक्षा से विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है, क्योंकि अब तक जो था वो हम लोग मैट्रिक तक सारे विद्यार्थी जो है एक ही पैटर्न के एजुकेशन को सभी लोग पढ़ते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। तो एक ही पैटर्न, एक ही सिलेबस, एक ही बुक्स को सारे लोग पढ़ने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नया चेंज आने जा रहा है कि अब छठी कक्षा से विद्यार्थियों को अपनी आज़ादी मिलेगी, यानी कि पढ़ने की अपनी आज़ादी मिलेगी कि वो किस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, किस कोर्स में जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो छठी कक्षा से ही जो है विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, यानी व्यावसायिक कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है इस नई शिक्षा नीति का, क्योंकि छठे कक्षा से ही विद्यार्थी जो वोकेशनल कोर्स, जिसे हम व्यावसायिक कोर्स कहते हैं, वो उसका चयन कर सकेंगे। इससे क्या होगा, ये बच्चे जो कि व्यावसायिक कोर्स कर लेंगे तो शुरुआती दौर में यानी कि मैट्रिक बोर्ड के करने के पहले ही, मैट्रिक परीक्षा पास करने के पहले ही वह एक तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, यानी उन्हें तकनीकी शिक्षा हासिल हो जाएगा ताकि उनके भविष्य के निर्माण में वो मदद कर सके। तो आगे आने वाले दिनों में उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा, चूँकि वो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक कोर्स कर चुके होंगे, तो वह खुद जो है एक उद्यम बन सकते हैं या आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो कि वो इस वोकेशनल कोर्स का फ़ायदा उठाकर कर सकते हैं। अब बच्चों के लिए स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन ये हो गया। अब 5वीं कक्षा तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होगा। अब ये ध्यान रखा गया कि जो 5वीं कक्षा तक का जो एजुकेशन होगा, तो 5वीं कक्षा तक के एजुकेशन को हम मातृभाषा में दी जाएगी, यानी कि हिंदी में दी जाएगी, या क्षेत्रीय भाषा में, यानी स्थानीय भाषा जो भी है। तो जिस स्टेट में जो स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ उसी भाषा में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दिया जाएगा। या मातृभाषा हमारे देश का अगर हिंदी है, जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर हिंदी भाषा में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जाएगी। इस नई नीति में 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को 2030 तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार जो है 3 से 18 वर्ष के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो हमारे देश में अब तक जो चला रहा था वो सैद्धांतिक एजुकेशन था, हमें केवल डिग्री तक सीमित है। तो एक डिग्री हासिल करना हमारा उद्देश्य हुआ करता था, लेकिन वो रोजगार परक नहीं होता था, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होता था, वो आत्मनिर्भरता की ओर हमें नहीं ले जाता था। तो ये जो क्वालिटेटिव एजुकेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य 2030 तक, यह ईयर याद रखना है कि यह ईयर पूछ सकता है कि कब तक ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है, ये कब तक ये लक्ष्य प्राप्त करने का सरकार का ये कार्यक्रम है। तो अब इसमें ईयर 2030, 2025, 2027, 2028 कुछ भी दे सकता है। तो 2030 तक जो है 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। ये ध्यान रखना है कितने वर्ष उम्र के बच्चों को, ये भी खास है। 1 से 12, 2 से 18, 3 से 18, 4 से 15, तो अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है। 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को, देश के 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का। इस नीति में छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख है। परख क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परख क्या है। तो परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि एस्टिमेट, आकलन करना, किसी चीज़ का एस्टिमेट करना। तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र यानी कि
छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए, जो एजुकेशन को लेकर के छात्रों में जो प्रगति हो रही है, जो क्वालिटेटिव एजुकेशन का विकास हो रहा है, तो ये जो छात्रों में जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो प्रगति हो रहा है उसके मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में, यानी कि एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड एक तय होगा। तो एक स्टैंडर्ड तय करने के लिए जो सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, अब एनसीटी, एआईसीटी और यूजीसी को हटाकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यह भी एक बहुत बड़ा चेंज है कि भारतीय उच्च शिक्षा, अब तक था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन था, कि एनसीटी है, एनसीटी अलग ऑर्गेनाइजेशन था, एआईसीटी अलग ऑर्गेनाइजेशन था, यूजीसी अलग ऑर्गेनाइजेशन था। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी से जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग का डिग्री या इंजीनियरिंग कोर्सेज से इसका रिलेशन था। एनसी से नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये तीनों संस्थाएं अलग अलग थी, तीनों अलग अलग बॉडीज था जो कि काम करता था देश में, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंट्रोल करता था, और ये जो टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करता था, ये टीचिंग एजुकेशन को कंट्रोल करता था। इन सारे बॉडीज़ को हटा करके एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि एक कॉमन बॉडी का गठन किया जाएगा, जिसका नाम होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का ये गठन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों को हटा करके कौन सा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अलग अलग बॉडीज़ का नाम हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन दिया जा सकता है। हमें ध्यान रखना है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका गठन किया जाएगा इन तीनों बॉडीज़ को हटा करके। इस नीति का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। अब इस नीति का लक्ष्य यह भी है कि व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में, तो व्यावसायिक शिक्षा है कि हमारा जो तकनीकी जो शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा जो कि हमारा हायर एजुकेशन है, तो तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में जो सकल नामांकन यानी कुल नामांकन है, तो टोटल जो नामांकन हो रहा है, सकल नामांकन अनुपात को, उस रेशो को जो है बढ़ा करके जो है 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक, इस ईयर को याद रखना है कि 2035 तक इसको बढ़ाकर 50% करना है। तो फिलहाल 26.3% है। तो ये जो है इस नीति का लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को, तो सकल नामांकन अनुपात को जो बढ़ा करके 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। तो ये इस तरह का ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, नई शिक्षा नीति है जो कि एक आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रहा है हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर जो है अगले किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।